भारत के आर्थिक इतिहास में ना 2 साल बहुत अहम है। एक तो है 1991 और दूसरा 2025। अब दोनों ही बड़े बदलाव वाले साल हैं, लेकिन इनकी वजह एकदम अलग। 1991 का बदलाव मजबूरी से आया था, पर 2025 का जो बदलाव है वो एक नई महत्वाकांक्षा से आ रहा है। और यही वो कहानी है जो भारत की आर्थिक दिशा को कह सकते हैं हमेशा के लिए बदल रही है। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा होता क्या है कि कोई देश अपनी इकोनॉमिक थिंकिंग को ही पूरी तरह से बदल दे। देखिए, ये सिर्फ कुछ लॉज बदलने की बात नहीं है, ये तो माइंडसेट बदलने जैसा है, एक पूरी सोच बदलने जैसा है। तो चलिए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि इस बड़े बदलाव के पीछे आखिर चल क्या रहा है। अच्छा, इस बदलाव को समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते क्या है? इन दोनों सालों को ना साइड बाय साइड रखकर देखते हैं। 1999 का ड्राइवर था संकट, मतलब मजबूरी, और 2025 का ड्राइवर क्या है? एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी, यानी महत्वाकांक्षा। और इसी के साथ मानसिकता भी बदल गई है। पहले हम एक सीखने वाले देश थे, और अब एक ऐसा देश बन रहे हैं जो दुनिया के सामने अपना एक उदाहरण पेश कर रहा है। तो इस पूरी कहानी को ना सही से समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। बात करते हैं साल 1991 की। एक ऐसा वक्त जब भारत एक बहुत बड़े आर्थिक चौराहे पर खड़ा था। उस वक्त हालात कुछ ऐसे थे कि भारत एक बहुत गहरे बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट से जूझ रहा था। अब इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में समझें तो देश का जो फॉरेन करेंसी का खजाना था ना, वो लगभग खाली हो चुका था। तो उस समय जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, वो कोई शौक नहीं था, वो तो डूबती हुई अर्थव्यवस्था को बचाने की, कह लीजिए, एक आखिरी कोशिश थी। चलिए अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आते हैं आज के दौर में। देखिए, 2025 की जो सोच है वो 1991 से बिल्कुल अलग है। ये किसी बाहरी दबाव या मजबूरी से नहीं आई है, नहीं, ये आई है अंदर के आत्मविश्वास से। और इसी नई सोच को नाम दिया गया है स्वदेशी इंजन। तो ये स्वदेशी इंजन है क्या? इसका कोर आइडिया है डू इट योरसेल्फ मॉडल। मतलब बहुत सिंपल है, विकास के लिए किसी बाहरी पार्टनरशिप पर निर्भर रहने के बजाय अपने ही रिसोर्सेज, अपने इंस्टीट्यूशंस और अपनी कैपेबिलिटीज पर भरोसा करो और आगे बढ़ो। और पता है, ये पूरी सोचना इस एक लाइन में एकदम परफेक्टली सिमट जाती है। विकास की असली ऊर्जा देश के भीतर से ही आती है। इसका मतलब साफ है, असली ताकत बाहर नहीं, अंदर है। बस उसे सही तरह से चैनल करने की जरूरत है। तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये बदलाव आ ही क्यों रहा है? देखिए, 80 के दशक में भारत एक युवा देश था जो दुनिया की बड़ी शक्तियों से सीख रहा था। लेकिन आज की दुनिया वैसी नहीं रही। आज एक फ्रैगमेंटेड और ट्रांजैक्शनल ग्लोबल ऑर्डर है। मतलब रिश्ते अब लेन देन वाले हो गए हैं। और इसी बदली हुई दुनिया में भारत अब किसी की नकल नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया के सामने अपना खुद का इकोनॉमिक मॉडल पेश कर रहा है। तो ठीक है, ये तो हुई फिलॉसफी की बात, सोच की बात। पर अब देखते हैं कि जमीन पर असल में कौन सी पॉलिसीज हैं जो इस सोच को हकीकत में बदल रही हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा कदम है वो है 4 नई लेबर कोड्स। आपको बता दूं, ये 1990s के बाद से लेबर कानूनों में हुआ सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज है। ये भारत में काम करने के तौर तरीकों को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो सवाल है, इससे बदलेगा क्या? देखिए, असल में जो ढेरों नियम थे ना, उनका जो एक जाल बना हुआ था, उसे बहुत हद तक सुलझा दिया गया है। रिपोर्टिंग प्रोसेस को सिंपल किया गया है और कंप्लायंस का जो बोझ था वो कम हुआ है। और इसका सीधा फायदा देश के 6 करोड़ से भी ज्यादा एंटरप्राइजेस को मिलेगा, ऐसा अनुमान है। और ये सिर्फ लेबर कानूनों तक सीमित नहीं है। जीएसटी सिस्टम को भी देखिए, उसे भी लगातार सिंपल बनाया जा रहा है। टैक्स स्लैब्स की संख्या कम करना, कंप्लायंस प्रोसेस को आसान बनाना, ये सब क्या दिखाता है? यही कि रिफॉर्म्स कोई वन टाइम इवेंट नहीं है, बल्कि रियल वर्ल्ड फीडबैक के आधार पर इन्हें लगातार बेहतर बनाया जा रहा है। अच्छा, ये जो बदलाव है ये सिर्फ बिजनेसेस के लिए नहीं है, मिडिल क्लास पर भी फोकस है। जैसे 2025 के बजट में इनकम टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपए महीना कर दिया गया। अब ये सिर्फ एक टैक्स रिलीफ नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि सरकार एक मजबूत आत्मनिर्भर मिडिल क्लास को बढ़ावा देना चाहती है। लेकिन इन सब पॉलिसी से भी ऊपर एक बदलाव है जो शायद सबसे ज्यादा गहरा और फंडामेंटल है, और वो है सरकार और उसके नागरिकों और कारोबारियों के बीच बदलते रिश्ते का, कैरेक्टर का। अगर आप देखें तो पुराना स्टेट मतलब पुराना सरकारी रवैया वो शक पर आधारित था, डर और सजा से चलता था।
लेकिन जो नया स्टेट उभर रहा है वो क्लैरिटी, ट्रस्ट और एनकरेजमेंट पर आधारित है। मतलब अब डर से नहीं, भरोसे से काम हो रहा है। एंटरप्रेन्योर्स को शक की नज़र से नहीं, बल्कि देश के विकास में एक पार्टनर की तरह देखा जा रहा है। और हाँ, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, इसके सबूत भी हैं। आप यूनिफाइड सिक्योरिटीज मार्केट कोड को देख लीजिए, या जन विश्वास 2.0 बिल को, या फिर नया इनकम टैक्स कानून, यहाँ तक कि इंश्योरेंस और एटॉमिक एनर्जी जैसे सेंसिटिव सेक्टर्स को खोलना, ये सब इसी बढ़ते हुए भरोसे का ही तो सबूत है। तो इन सभी रिफॉर्म्स को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें तो आखिर बड़ी पिक्चर क्या बनती है? ये सारी चीजें मिलकर भारत को किस दिशा में ले जा रही हैं? देखिए, जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अब फोकस पूरी तरह बदल गया है। नई स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर है। पहले अपने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, पॉलिसीज और कैपेबिलिटीज को मजबूत करो। फर्स्ट अपना घर मजबूत करो और फिर मजबूती की इस पोजीशन से ग्लोबल पार्टनरशिप्स को अपनी शर्तों पर रीशेप करो। यही इस पूरे स्वदेशी मॉडल का कोर प्रिंसिपल है। और अंत में एक लाइन है जो इस पूरी कहानी का सार, एसेंस बयां कर देती है। ये भारत के भविष्य को लिखने का समय है और इस बार कलम भारतीयों के हाथ में है। तो ये वाकई में एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक बदलाव है, लेकिन ये अपने पीछे एक बड़ा सवाल भी छोड़कर जाता है। सवाल यह है कि जैसे जैसे भारत का ये स्वदेशी इंजन रफ्तार पकड़ेगा, इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में भारत अपने लिए कौन सी नई भूमिका गढ़ेगा? इसका जवाब खैर वो तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।